गुड मॉर्निंग फिर से सबको भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल? हाँ जी। चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में ही एक स्पेशल टाइप होता है कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कांस्टेंट रिलेशन की प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट रिलेशन मतलब बढ़िया बेटा, मैं भी एकदम बढ़िया मजे में। अब तक बेटा हमने फिक्स्ड पुलीज देखी है। हमने जो सवाल किए कल की क्लास में, जो डिस्कशन किया था, हमने फिक्स्ड पुलीज का डिस्कशन किया था। मूविंग पुलीज का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। अगर फिक्स पुली के साथ में कोई मूविंग पुली भी अटैच्ड है तो आप उस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे कांस्टेंट रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाता हूं आपको ये सारा। एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है हमें। इधर एक मास लटका दिया बेटा 1 kg का। फिर सेम स्ट्रिंग इधर पास हो रही है, सेम स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक दूसरी पुली है। ये पुली मूवेबल है बेटा, ये पुली फिक्स नहीं है। ये वाली तो फिक्स्ड है, ये पुली तो फिक्स्ड है, और ये वाली मूवेबल है, ठीक है ना। और इससे एक पुली और अटैच्ड है कुछ दूसरे वे में। ये वाली पुली भी मूवेबल है, ठीक है। इससे एक पुली और अटैच्ड है। ये पुली भी मूवेबल है, और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच्ड है बेटा 3 kg का। 3 kg का एक ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे? क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, ठीक है ना। 4 पुलीज हमें दी हुई है, एक पुली फिक्स्ड है और 3 पुली मूवेबल है। ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल, ये भी मूवेबल, और ये वाली पुली फिक्स्ड है, ठीक है ना। एक फिक्स्ड पुली और 3 मूवेबल पुलीज। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम को आपने अप्रोच करना है सबसे पहले। जितने भी ब्लॉक्स है ना कांस्टेंट रिलेशन प्रॉब्लम में, चाहे आपको ऐसा दिख रहा हो कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, चाहे दिख रहा हो, लेकिन कभी भी ऐसा हम अज्यूम नहीं करेंगे। हम इनिशियली ये मान के चलेंगे कि भैया इनका एक्सेलरेशन सबका, इस सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं सबका एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप मान लें कि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा a1 एक्सेलरेशन के साथ, तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा किसी एक्सेलरेशन a2 के साथ, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स का सबसे पहला ये है, जितने भी ब्लॉक्स है सिस्टम में, जितने भी, आप सभी का एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट मान लेंगे, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मान लिया a1, इसका एक्सेलरेशन दूसरे का मान लिया a1 और a2, ठीक। उसके बाद आप स्टार्ट करो बेटा, एक फ्री एंड पकड़ लो, या तो ये वाला एंड या ये वाला एंड, और वहां से टेंशन लिखना स्टार्ट कर दो स्ट्रिंग में। टेंशन की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी टेंशन फोर्स की, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करो कि भाई एक स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें बेटा, सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहां से शुरू होके ये यहां तक जा रही है, ये सेम स्ट्रिंग है बेटा। ये वाली जो है ये एक ही स्ट्रिंग है,
ठीक है ना, ये दो स्ट्रिंग्स नहीं है, ये एक ही स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे टेंशन है T1, T मान ले, अगर हम यहाँ पे टेंशन मान ले T, तो यहाँ पे भी बेटा टेंशन होगी T, यहाँ पे भी टेंशन होगी T, यहाँ पे भी टेंशन होगी जी T, यहाँ पे भी टेंशन T, और यहाँ भी टेंशन T। ठीक है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी, है ना। अगर हम देखें हर पॉइंट पे टेंशन थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम। इनको मिटा दें, इनका हमारे पास कोई काम नहीं है, जो काम के हैं उनको लिखने से। ठीक है, इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम। अब देखो भाई, आप इस वाली पुली पे आओ बेटा, किसी भी पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। हर एक पुली पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि पुली मासलेस है और मासलेस पुली का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma और मास 0 है, तो फोर्स भी क्या आएगा बेटा, 0। हर पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस पुली पे देखो, T फोर्स इधर, T फोर्स इधर, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है बेटा, इस पुली पे नेट फोर्स, ये स्ट्रिंग इस पुली पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है भाई, T इधर अपवर्ड, T से इधर खींच रही है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पुली पे, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है भाई, इस पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2T। 2T बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो इस पे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0, तो मतलब इस पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगेगा, 2T फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 2T। तो अब देखो हमें ये वाली जो स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे 2T है बेटा, तो यहाँ भी क्या आएगी, 2T आएगी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन 2T, यहाँ पे भी टेंशन 2T। ठीक है, अब इस पुली में देखो, इस पुली पे नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, इस वाली पुली पे नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बेटा, इस पे 4T, 4T। तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इस पे कितना फोर्स लगेगा, 4T, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, तो डाउनवर्ड में भी 4T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमें मिल गई 4T, तो थ्रू आउट सेम रहेगी बेटा, स्ट्रिंग में टेंशन 4T, यहाँ पे भी टेंशन क्या रहेगी, 4T, यहाँ पे भी टेंशन 4T। ठीक है, अब इस पुली पे नेट फोर्स कितना है, इस वाली पुली पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है भाई, 8T। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना लगेगा बेटा, 8T। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 8T। ठीक है, मैं 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर लूं। 3 kg वाले ब्लॉक को अगर मैं देखूं, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट 30, अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा टेंशन है 8T। 1 kg वाले का एफबीडी ड्रॉ करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट 10, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है बेटा T। ठीक है, दोनों का एफबीडी ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम यही होगा, क्योंकि देखो आप टेंशन बेटा अगर T1 T2 T3 बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, अगर आप सब में टेंशन T1 T2 T3 मानेंगे तो बहुत सारे अननोन्स आ जाएंगे हमारे सामने, हम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे बीच में। ठीक है, तो इसलिए हमने एक जगह से टेंशन मारनी शुरू की, और आप थ्रू आउट चलते आओ, अपने आप आपको सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन मिल जाएगी। जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स में आपको टेंशन फोर्स मिल जाएगा कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्सेलरेशन हमने माना था डाउनवर्ड A2, इसका एक्सेलरेशन माना था अपवर्ड A1। तो इक्वेशन लिखो अब अपनी, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन अगर हम लिखें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें 3A2 इज इक्वल टू 30 माइनस 8T, और इसकी इक्वेशन 1A1 यानी कि A1 इज इक्वल टू T माइनस 10, A1 इज इक्वल टू T माइनस 10। अब देखें बेटा, दो इक्वेशंस, तीन अननोन, ना हमें टेंशन पता
ना हमें A2 पता ना ही A1 पता। दो इक्वेशन, तीन अननोन हम सोल्व नहीं कर सकते, हमें एटलीस्ट एक इक्वेशन और चाहिए होगी। अगर हमने इसको सोल्व करना है तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि तीन इक्वेशन से आप तीन वेरिएबल सोल्व कर सकते हो, लेकिन दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते हम। तो एक इक्वेशन और चाहिएगी, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन इक्वेशन, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक का जो नाम था कांस्टेंट रिलेशन। तो वो होगी हमारी कांस्टेंट रिलेशन इक्वेशन। और उस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, समीशन ऑफ टी डॉट ए, समीशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से सुने इस बात को, इस सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे यहां पे दो ब्लॉक है 3 kg और 1 kg, हर ब्लॉक पे लगने वाली टेंशन और उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करो सारे ब्लॉक्स का, और उन सबको जोड़ दो। सभी ब्लॉक्स के टेंशन और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट को जोड़ दो और उसको 0 के इक्वल रख दो, तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे हम ये सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं देखूं, एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे थे 1 kg वाले का, अपवर्ड डायरेक्शन में टी, डाउनवर्ड में बेटा 10, और एक्सेलरेशन माना था अपवर्ड A1। दूसरा ब्लॉक था अपना टेंशन 80 अपवर्ड, नीचे 30 इसका वेट, और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में था 8। ठीक है, अब समझे, ब्लॉक 1, फर्स्ट ब्लॉक को देखो बेटा, इस पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? फर्स्ट ब्लॉक के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। बिल्कुल सही बात है बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब 0 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? TA1 cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1, तो T इंटू A1। अच्छा जी, अब सेकंड ब्लॉक का देखो बेटा, टेंशन किस तरफ है? अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात बेटा, 180 डिग्री। और cos 180 क्या होता है? cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा आप लिखेंगे 8t इंटू A2 इंटू cos ऑफ 180। cos 180 माइनस होता है बेटा, तो ये माइनस 80 A1 आ गया, तो आप सम करोगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा बीच में माइनस का, और हम किसको इक्वल रख दें? इसको 0 के इक्वल रख दें, क्योंकि और कोई ब्लॉक है नहीं। एक दो ब्लॉक थे, दोनों का TA टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लिखा, सम किया, और अब इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो यहां से हमें मिल गया A1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A2। A1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A2। आप इस इक्वेशन को बेटा, इसको कहीं पे भी रख दें, यहां पे रख दें आप A1 को सीधा रख दें यहाँ पे 8A2, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, 3A2 इज इक्वल टू 30 माइनस 8T, और A1 की जगह मैं 8A2 लिख दूं, तो 8A2 इज इक्वल टू T माइनस 10। अब देखें बेटा, दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल, A2 और T दो ही वेरिएबल हैं, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे, सब मिल जाएगा हमें। A2 मिल गया तो A1 पता चल जाएगा, A1 पता चल गया, टेंशन भी, सब पता चल जाएगा इन दो इक्वेशन से। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं एक बार से सारी प्रॉब्लम को। सबसे पहले बेटा, सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम कर। ठीक है, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग मान लें कि भाई इसका एक्सेलरेशन ये होगा, इसका एक्सेलरेशन ये होगा। असाइन कर दिया सबको एक्सेलरेशन,
उसके बाद एक एंड पकड़ो और वहां से टेंशन लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आप यहां से भी लिखते तो भी कोई बुराई नहीं थी। अगर आप यहां इसमें टेंशन टी मानते तो यहाँ पे t/2, यहाँ पे t/2, ठीक है। फिर यहाँ पे t/2 थी तो ये t/4, ये भी t/4, फिर इसमें t/4 तो ये t/8, ये भी t/8, तो इसमें टेंशन आती t/8। सेम ही आंसर आता, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, चाहे यहां से शुरू कर दे चाहे यहां से शुरू कर दे, किसी भी एंड से पकड़ दे। पर थोड़ा समझदारी से देखें, क्योंकि इधर से चलता तो मेरे को t/8 की फॉर्म में मिला, इधर से चला तो डायरेक्ट हमें कंप्लीट फ्रैक्शन मिल गया, कंप्लीट नंबर मिल गया, उधर से फ्रैक्शंस में मिल रहा था। तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम इधर से अप्रोच करना स्टार्ट किए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद दो इक्वेशंस मिली, दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन लिखी, दो इक्वेशंस मिल गई। तीसरी इक्वेशन आएगी इस रिलेशन से, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट। इस सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, इस सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, उनकी टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करो और सबको जोड़ के जीरो के इक्वल रखो। तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, अब हम उसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गया बेटा सबको? हाँ जी, समझ आया? आगे चले फिर अगली प्रॉब्लम करें। चलो फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखे बेटा अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। एक 2 kg का ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस है बेटा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अब तक ना तो हमने फ्रिक्शन से डील किया है, स्मूथ सरफेस एकदम। और यहाँ पे एक पुली लगाई हुई है कॉर्नर पे, यहाँ पे ये एक पुली है, फिक्स्ड पुली है बेटा, ये ब्लॉक इधर से अटैच्ड इस पुली से, और इस पुली से एक मूवेबल पुली अटैच्ड है, ये पुली मूवेबल है, ये तो फिक्स्ड है और ये वाली पुली मूवेबल है। और इस पुली पे दो ब्लॉक और लटका दिए, एक ब्लॉक इधर 1 kg का, दूसरा ब्लॉक इधर 3 kg का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या है ना, कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देते हैं जो हमें नहीं लगाने चाहिए। ये दोनों ब्लॉक्स हमें क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, भाई ये तो सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है, एक ही पुली पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हम चाहे हमें ऐसा दिख रहा है लेकिन हम ऐसा सोचेंगे नहीं, हम तो यही एज्यूम करेंगे कि इनका एक्सेलरेशन भी अलग है। तो आप स्टार्टिंग से एज्यूम करें, इसका एक्सेलरेशन आप मान लें इस डायरेक्शन में a1 होगा, इसका एक्सेलरेशन मान ले इस डायरेक्शन में a2 होगा, इसका एक्सेलरेशन मान ले इधर a3 होगा, ठीक है। a1 a2 a3, अगर डायरेक्शन किसी की गलत माननी होगी ना, कोई बात नहीं, ये हमारा अजम्पशन है। अगर इनकी वैल्यूज, भाई a1 अगर नेगेटिव आ गया तो सवाल गलत होगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, अगर a2 नेगेटिव आ गया तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, a1 a2 a3 सब पॉजिटिव आ गया, तो आपने आंसर सही माना है, आपने डायरेक्शन सही मानी है। अगर नेगेटिव आ गई तो आप डायरेक्शन रिवर्स कर देना, वैल्यू तो सेम रहेगी, बस डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। पहला काम पूरा, जितने ब्लॉक्स थे सिस्टम में हर ब्लॉक को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन असाइन कर दिया, ठीक है। अब टेंशन में शुरुआत करो बेटा, टेंशन को आप इधर से शुरू करना चाहेंगे या इधर से? इधर से शुरू करेंगे टेंशन को या इधर से? जहां से मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो बेटा इसमें भी T ही होगी डेफिनेटली,
क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, एक ही तो स्ट्रिंग है ये, तो इसमें टेंशन तो सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, टी तो यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t, इसमें 2t, तो भैया यहाँ पे भी कितना लगेगा 2t। लो जी, हर ब्लॉक के पास हमें टेंशन भी पता चल गई, सारे ब्लॉक्स के आसपास टेंशन लिख दी भाई, इसमें टी, इसमें टी, इसमें 2t, सब में हमने टेंशन लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला काम, भाई इक्वेशन लिखो अपनी, इक्वेशन एनएलएम की इक्वेशंस इस ब्लॉक के लिए लिखें तो 2a1 इज इक्वल टू 2t, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो 2a1 आएगा 2t के इक्वल। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखो भाई, a2 इज इक्वल टू t, और इसका वेट नीचे है 10, इसका वेट भी नीचे 30, t माइनस 10। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे 3a3 इज इक्वल टू 30 माइनस t, 3a3 इज इक्वल टू 30 माइनस t। तीनों ब्लॉक्स की इक्वेशन लिख दी, और देखिए तीन इक्वेशन अननोन्स 1 2 3 और 4, तीन इक्वेशन 4 अननोन, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते ऐसे, तीन इक्वेशन से हम 4 अननोन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो अगला लिखेंगे हम कांस्टेंट रिलेशन इक्वेशन। जरा लिख के दिखाएं मुझे कांस्टेंट रिलेशन इक्वेशन, सभी बच्चे इस प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन लिख के दिखाएं। 2 मिनट का टाइम है, कांस्टेंट रिलेशन लिख के बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। मैं चेक करूंगा, जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा फंस जाओगे फिर। भाग गया एक प्राणी तो चेक करने के नाम से। बताएं भैया कांस्टेंट रिलेशन इक्वेशन। टेंशन और कांस्टेंट रिलेशन क्या कहता है कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, समीशन ऑफ टी डॉट ए जीरो आएगा। तो यहां से शुरू करो, इस ब्लॉक में टेंशन इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 2ta1, 2ta1। फिर इस ब्लॉक के लिए आओ बेटा, टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा प्लस ta2। इस ब्लॉक में टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव माइनस ta3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। तो t कट गया, 2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3 लिख सकते हैं हम, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई ये, ठीक है ना, 2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो जरा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 3t माइनस 10। 2a1 प्लस a2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a3, तो a3 आ जाएगा बेटा 3t माइनस 10, और एक इक्वेशन ये थी 3a3 इज इक्वल टू 30 माइनस t। तो अब देखो बेटा, दो इक्वेशन, दो ही वेरिएबल, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं भाई। अब कर लोगे सोल्व आगे, कर लोगे भाई, कैलकुलेशन ही है, इसके बाद तो कैलकुलेशन तो कर लोगे।
तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, नकली फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स मतलब काल्पनिक। सूडो का मतलब ये होता है बेटा काल्पनिक या नकली या झूठा। ये फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ चीजों को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सूडो फोर्स से पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है ना क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आइडिया है? व्हाट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं मेरा मोशन डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेरा मोशन डिफाइन कर रहा हूं कि भाई बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं, तो बोर्ड मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं कह दूं मैं लैपटॉप के रेस्पेक्ट में मेरा मोशन ये है, तो जिसके रेस्पेक्ट में मैं अपना मोशन डिफाइन करता हूं उसको हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को मान रहे हैं हम कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो अर्थ वहां पे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन जीरो होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, आप ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहा हूं जो रेस्ट पे है, जिसको रेफरेंस माना वो रेस्ट पे है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। उसमें कुछ नहीं, आज तक हम सारी प्रॉब्लम्स अब जितनी भी की है यहां तक हमने सारी प्रॉब्लम्स इनर्शियल फ्रेम में सोल्व की है, इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना कहते हुए भी हम अर्थ को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, तो अब तक की सारी प्रॉब्लम्स इस फ्रेम में सोल्व की। अब मैं एक ऐसे सिस्टम को अपना फ्रेम मान लूं, जैसे एग्जांपल लें कि एक ट्रक है, एक ट्रक इधर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ, और यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पे है, ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है ए, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ठीक है, अगर मैं इसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफाइन करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब इनर्शियल फ्रेम, तो ये रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन इसका मोशन मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर डिफाइन करूंगा, ट्रक कैसा फ्रेम है बेटा? ट्रक तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका तो एक्सेलरेशन है, तो ये कैसा फ्रेम बन गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब की बार मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? आपने इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानना है, इसका एक्सेलरेशन है ए, अगर मैं इसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू इसके डिस्कस करता हूं तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इसका एक्सेलरेशन इधर है तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ब्लॉक का मास है m, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इस ट्रक का एक्सेलरेशन, ये एक सूडो फोर्स लगेगा। अब मेरा प्रॉब्लम, ये इसका एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, और अगर इसका एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में बनाऊं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो बेटा इस पे mg नॉर्मल,
इसमें भी mg और नॉर्मल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, mg और नॉर्मल, ये फर्क है दोनों में। अगर इनर्शियल फ्रेम को मैंने रेफरेंस माना तो ये इसका एफबीडी बना, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं था। अगर मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम को अपना रेफरेंस मान लिया तो इस पे एक एडिशनल फोर्स लगेगा, काल्पनिक फोर्स, वो एक्चुअल में नहीं लग रहा। ये ब्लॉक इधर मूव नहीं करने लग जाएगा, ये फैक्ट देखो, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इस पे फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स महज एक कल्पना है, महज एक कल्पना है। एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आप ऐसे किसी ट्रक के पीछे बैठ जाओ, पैर लटका के बैठते होंगे ना कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में या ट्रक में, पीछे बैठ जाओ और आप रोड पे रखी हुई कोई चीज देखो, ट्रक आगे चल रहा है, आप रोड पे रखी हुई चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या फील होगा कि वो चीज पीछे जा रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जा रहा है। उस कल्पना को ये एक्सप्लेन करता है, उस चीज को ये एक्सप्लेन करता है कि भाई वो हमें पीछे जाता हुआ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बनाया, इसके रेस्पेक्ट में उस पे काल्पनिक फोर्स जो सच्ची में इसको मूव नहीं करा रहा, सच्ची में मूव नहीं करवा रहा बट लग रहा है इस पे, इस फोर्स की वजह से मुझे वो पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर सबको ये बात? सूडो फोर्स सबको समझ आ गया? सूडो फोर्स का डिस्कशन हम सिर्फ तभी करेंगे जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना नॉन इनर्शियल बॉडी को मान रहे हैं, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसको मैं एक बेटर एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हमने लिफ्ट वाली प्रॉब्लम की थी, लिफ्ट में ब्लॉक रखा हुआ ना कि भाई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसका वेट कितना होगा, नीचे जाएगी तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को एक बार मैं वापस दोहराता हूं, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम को एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए। ये लिफ्ट है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये है इसका मास m, यहां पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। अब इसका मैं दो फ्रेम में डिस्कशन करूंगा, एक ग्राउंड फ्रेम में यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम, और एक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक बार मैं इसका डिस्कशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में करूंगा कि मैं इस ब्लॉक का एफबीडी एक बार ग्राउंड को रेफरेंस मान के सोल्व करूंगा, दूसरी बार इसको लिफ्ट का रेफरेंस मान के मैं सोल्व करूंगा, लिफ्ट को अपना रेफरेंस मान के, ठीक है। दोनों में देखते हैं। आपने ग्राउंड को रेफरेंस माना बेटा, ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है तो ग्राउंड के रेफरेंस में तो देखो, आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे इस ब्लॉक को तो ये ब्लॉक भी आपको ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चलता हुआ नजर आएगा कि नहीं? आप ग्राउंड से देखोगे तो जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक चलेगा ऊपर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एफबीडी ड्रॉ करो, इसका वेट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन साइड में शो कर दो, मास है m, तो एक्सेलरेशन इसका होगा इधर, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी ma इज इक्वल टू n माइनस mg, तो n क्या मिल गया, ma प्लस mg। हमने सोल्व किया था पहले भी इसको, ठीक है। ये ग्राउंड फ्रेम में है, आंसर सेम आएगा दोनों फ्रेम्स में बट सोल्व करने का तरीका देखना उसमें। अब आप क्या करो, लिफ्ट को रेफरेंस मान लो, लिफ्ट को रेफरेंस मान लो, ठीक है ना। यानी कि एक चीज इमेजिन करो, एक लिफ्ट में दो बंदे खड़े हैं, एक लिफ्ट में दो बंदे खड़े हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ठीक है। ये लिफ्ट है, दोनों का एक्सेलरेशन अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वही इसका है, वही इसका है, यानी कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। आप लिफ्ट में खड़े होके इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना, आपने पहले ग्राउंड को देख रहे थे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका एफबीडी बनाइए। अब आप लिफ्ट में खड़े होके किसी दूसरे को ही देख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि लिफ्ट में एक लड़का और एक सुंदर कन्या खड़े थे, है ना, तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब जब आप अपना एफबीडी बनाओगे
क्या उस लड़के को वो सुंदर कन्या मूव करती हुई नजर आएगी या रेस्ट पे नजर आएगी? इस बात का जवाब दें। ये जो कन्या है ये इस कुमार को रेस्ट पे नजर आएगी या मूव करते हुए नजर आएगी? रेस्ट पे। बिल्कुल, आपका इमेजिनेशन बिल्कुल सही है विवेक जी, है ना, आपने सही ऑब्जर्व किया आपने। रेस्ट पे वंशिका का भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। बाकी लोग क्या कहते हैं फिर? आप खुद ही लिफ्ट में डे टू डे आप देखते हैं, आपके साथ में लिफ्ट में कोई भी बंदा खड़ा है वो आपको रेस्ट पे ही नजर आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं लिफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लूं, इसी बात पे गौर करें, अगर मैं लिफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लूं तो मुझे क्या नजर आएगा कि मैं रेस्ट पे हूं? आएगा कि नहीं? इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं ना, मेरा एक्सेलरेशन तो जीरो है। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पे हूं। तो मुझ पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में डिफाइन करूंगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया लिफ्ट को, तो लिफ्ट तो भैया एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रही है, तो ये कैसा फ्रेम बन गया? लिफ्ट, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट को बनाया, तो लिफ्ट हमारा किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इज लिफ्ट इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है बेटा, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे। कितना लगेगा? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो है ही है अपवर्ड। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक भाई रेस्ट पे है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो, यानी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल है। N इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। देखो सेम सवाल, सेम प्रॉब्लम को मैंने दो तरीके से सोल्व किया, ग्राउंड रेफरेंस में, एक बार लिफ्ट रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, दोनों तरीके से सोल्व किया मैंने इस प्रॉब्लम को, और दोनों बार सेम रिजल्ट मिला। चाहे 10 बार सोल्व कर ले, हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर भाई? बस ये ध्यान रखें, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम बना रहे हैं तो आप ग्राउंड को भूल जाएं। आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, जो कुछ भी आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम आएगा, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं निकाल सकते आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम चूज कर लिया तो भैया ग्राउंड को भूल जाओ, ग्राउंड को गोली मार दो, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं फिर इसी का ही। ये तो जैसे क्या था कि भाई इसमें भाई ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही नजर आएगा, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ठीक है। अगले टाइप का प्रॉब्लम, अगर ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है तो, ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है तो क्या होगा? उस स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एटवुड मशीनरी। एटवुड मशीनरी देखा होगा बुक में, कभी नाम सुना हो इसका, एटवुड मशीनरी, एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन क्या है कि भाई जैसे एक लिफ्ट लो और एक लिफ्ट में आप एक पुली लगा दो, लिफ्ट की छत पे एक पुली लगा दी आपने और इस पुली से हमने यहाँ पे दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, इस पुली से दो ब्लॉक लटका दिए आपने, ठीक है। एक ब्लॉक का मास है बेटा इसका 2 kg और इसका मास है 3 kg, ठीक है। अभी मैं लिफ्ट को मूव नहीं करा रहा, मैं एक जनरल सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं इस सिस्टम को, क्योंकि ये लिफ्ट है अभी रेस्ट पे है, लिफ्ट ग्राउंड पे खड़ी है और यहाँ पे सीलिंग पे एक पुली लगाई और दो ब्लॉक लटका दिए, तो ये ब्लॉक मूव करेंगे या रेस्ट पे रहेंगे? जनरल डिस्कशन, किसी को भी फ्रेम नहीं मान रहा, ये ब्लॉक मूव करेंगे या रेस्ट पे रहेंगे? लिफ्ट रेस्ट पे है,
लिफ्ट रेस्ट पे है, क्या ब्लॉक मूव करेंगे या रेस्ट पे रहेंगे? मूव करेंगे, डेफिनेटली मूव करेंगे बेटा, क्योंकि देखो इधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स कम है। जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तब, यानी कि अब की बार अगर आप लिफ्ट को रेफरेंस बनाओगे ना, तो डेफिनेटली लिफ्ट के रेफरेंस में ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि ब्लॉक तो देखो लिफ्ट रेस्ट पे थी लेकिन फिर भी ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो ब्लॉक्स लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ब्लॉक्स लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट पे था तब, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसको सोल्व किया, एफबीडी बनाया, सोल्व किया, आ जाएगा आंसर। अब मैंने क्या कहा कि ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, किसी एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में इस लिफ्ट ने जाना स्टार्ट किया। ये ब्लॉक्स अभी भी मूव करेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स को तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ब्लॉक्स तो अभी भी मूव करेंगे। अब मैंने कहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बनाओ, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब इसने सीधा क्या कह दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो लिफ्ट को और फिर आंसर दो इस प्रॉब्लम का, लिफ्ट को मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिर जवाब दो इसका नहीं, ठीक है। तो अब देखो घबराना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सही वे में अप्रोच करोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि भाई दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिखेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट भी हो जाए, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालो, क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि ये ब्लॉक नीचे मूव करे, ये भी नीचे मूव करे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग स्लैक हो नहीं सकती, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाए, दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप दोनों का एक्सेलरेशन डेफिनेटली क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन माना बेटा मैंने, मान लो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। ये तो ए था, इनका एक्सेलरेशन हम कुछ और मान लेते हैं ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लिया ना ए, तो हमने, तो इसका हम मान, लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए और ए, ठीक है ना। इनका खुद का एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए और ए, कि भाई ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माना है मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बना लिया, लिफ्ट को, लिफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना मैंने, फिर कहा कि ए एक्सेलरेशन से, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है बेटा एक्सेलरेशन, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं माना मैंने ये ए, ठीक है। अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मानना है तो एफबीडी ड्रॉ करो भाई, लिफ्ट के रेस्पेक्ट वाला एफबीडी ड्रॉ करो, क्योंकि फिर तो आपको प्रॉब्लम को लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सोल्व करना पड़ेगा। जब आपने एक्सेलरेशन ही विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट मान लिया, तो आप प्रॉब्लम को भी लिफ्ट वाले रेफरेंस में सोल्व करोगे, एफबीडी भी लिफ्ट वाला बनाओगे, लिफ्ट के रेफरेंस वाला। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का मैं एफबीडी बना रहा हूं, वेट डाउनवर्ड 20, टेंशन बेटा अपवर्ड, टेंशन इसमें होगी टी, इसमें भी होगी टेंशन टी, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन है इसका अपवर्ड। अच्छा, लिफ्ट के रेफरेंस में मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, लिफ्ट तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रही है, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा, इसका मास इंटू ये एक्सेलरेशन 4, इतना इस पे सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका है अपवर्ड डायरेक्शन में। 3 kg वाले का एफबीडी बनाओ भाई, 3 kg वाले का एफबीडी बनाए, वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और सूडो फोर्स। भाई लिफ्ट के रेफरेंस में बना रहे हो तो इस पे भी तो सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा,
इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो 3 इंटू 2 6, इस पे सूडो फोर्स लग गया। अब लिखो भाई इक्वेशंस, अब लिखो इक्वेशंस। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2a इज इक्वल टू t माइनस 24। इसकी इक्वेशन 3a इज इक्वल टू 36 माइनस t, दोनों को जोड़ दो। 5a इज इक्वल टू 12, तो एक्सेलरेशन आ गया 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आ गया 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आया भाई? हाँ जी प्राणियों, धरती ग्रह के सभी प्राणियों समझ आ गया? चलिए फिर अगला प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम अगला भी, एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम कम रिजल्ट है ये। एक ट्रक है बेटा, ठीक है, बहुत सारे टायर है ट्रक में, बड़ा ट्रक है। ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका ए, ठीक है। और क्या किया, इस ट्रक की सीलिंग से, छत से, ट्रक की छत से एक पेंडुलम लटका दिया भाई, छत से ना एक पेंडुलम बॉब लटका दी। ठीक है, सब टेढ़ा चल रहा है यार, सीधा बनाना चाहिए ना। ड्राइंग थोड़ी सी मेरी अच्छी है ना, इस वजह से कभी कभार दिक्कतें आ जाती हैं। ज्यादा अच्छी ड्राइंग भी नहीं होनी चाहिए ना इंसान की। इस ट्रक की सीलिंग से एक एम मास का बोब बांध के एक स्ट्रिंग से लटका दिया, एक पेंडुलम लटका दिया जिसकी बोब का मास था एम। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले। ये ट्रक बेटा एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप क्या सोच रहे हो, कभी इमेजिन किया है ऐसा कि आप अपनी गाड़ी में कोई धागा बांध के उससे मास लटका दो, और जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा, क्या ये यहीं के यहीं पे रहेगा? भाई गाड़ी इधर जा रही है, आपने बांध के लटकाया, तो ये क्या होगा बेटा, किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? इधर ए डायरेक्शन में जाएगा या बी डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में जाएगा, ए की तरफ या बी की तरफ जाएगा? अलाइन होगा ना, ये सीधा तो रहेगा नहीं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसको? ए डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये ए डायरेक्शन में जाएगा क्यों। सूडो फोर्स यहां काम आया, सूडो फोर्स यहां एक्सप्लेनेशन देने के काम आया कि देखो, अगर मैं इसको अपना रेफरेंस बना लूं, ट्रक के रेफरेंस में मैं इस बोब को देख रहा हूं, तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, मास ऑफ द बोब इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल सूडो फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा पीछे जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये ऐसे था तो ये क्या होगा, थोड़ा अलाइन हो जाएगा यहां पे जाके, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये परमानेंटली इसी पोजीशन पे अलाइन रहेगा। जब तक इसका एक्सेलरेशन ये रहेगा ना, तब तक ये इसी पोजीशन पे अलाइन रहेगा, यानी कि ये यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इंक्लाइन कर लेगा अपने आप को किसी एंगल थीटा पे, वर्टिकल के साथ किसी एंगल थीटा पे। एक्सेलरेशन है ए, थीटा एंगल पे इसने अपने आप को इंक्लाइन कर लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो बताओ किस एंगल पे ये अपने आप को इंक्लाइन कर लेगा, किस एंगल पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फाइंड थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्वेश्चन है फाइंड थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा फाइंड आउट करो कि थीटा क्या होगा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, सूडो फोर्स का ही एप्लीकेशन है, यहां पे बहुत काम आता है सूडो फोर्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब देखो एफबीडी बनाते हैं इसका।
विद रेस्पेक्ट टू ट्रक बनाएंगे हम इसका एफबीडी। ऐसे इंक्लाइन हो गया भाई, ये इसकी रियल पोजीशन थी, मान लो ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा। तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रक अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे, mg नीचे इस डायरेक्शन में बेटा कौन सा फोर्स लगेगा, इधर कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इधर टेंशन, इधर लगेगी टेंशन, इधर बताओ भाई कौन सा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक मैं इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, ma सूडो फोर्स, मास ऑफ द बोब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक सूडो फोर्स। और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या कि यहां पे आके ये रुक गया, ना तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा, ना हॉरिजॉन्टल पे, वहां पे रेस्ट पे है, तो डेफिनेटली इस पे हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स जीरो होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो रिजोल्व कर लो भाई इस टेंशन को, अगर मैं देखूं ये है टेंशन टी, टी है टेंशन, ये वाला एंगल भी बेटा थीटा आएगा, है ना, अपोजिट एंगल्स, है ना, अपोजिट एंगल्स है तो ये वाला एंगल भी थीटा। टेंशन को रिजोल्व करो भाई, ये कंपोनेंट टी कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो अब इस बोब का नया एफबीडी देखो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो एफबीडी बनाया, अपवर्ड डायरेक्शन में टी कोस थीटा, नीचे mg, इधर टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में ma, इस डायरेक्शन में ma। इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो, वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो, मतलब T साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, t से t कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्या बचेगा टेंजेंट ऑफ थीटा, और इधर मास से मास कट गया तो क्या आ गया a बाई जी। तो वो जो थीटा इसने हमसे पूछा, टेंजेंट थीटा क्या आएगा a बाई जी, और थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाई जी। लो जी, पता चल जाएगा हमें एंगल कि किस एंगल पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर a एक्सेलरेशन है तो उसको g से डिवाइड कर दो गिवन एक्सेलरेशन को, वो आपको थीटा बता देगा कि इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो, और मास पे इंडिपेंडेंट है ये थीटा, चाहे बोब कितने भी किलो की क्यों ना लटका लो आप, मास का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, थीटा सेम आएगा। अगर यहीं पे मैं मास 2m ले लेता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे, 3m ले लो, 4m ले लो, 5m ले लो, ठीक है, क्लियर भाई, समझ आ गया सबको? हाँ जी बोलो, जोर से बोलो, आ गया समझ? ओके बेटा, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, फिर समझ लेना, नोट्स रिव्यू कर लेना और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। मिलते हैं मंडे को, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके बाय। केमिस्ट्री की क्लास के लिए तैयार हो जाओ, 5 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी आपकी।